हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज बेसिकली जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन और डिस्टेंस। ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बैंकिंग की बात करें ना, तो ऑन एन एवरेज इसमें जो है कम से कम 2 क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं प्री की बात कर रहा हूँ। और अगर मेंस की बात करेंगे हम लोग, तो यही क्वेश्चंस का लेवल जो होता है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाता है। ठीक है, आता उसमें भी है। ठीक है। तो आज हमारा जो लेक्चर है बेसिकली वो है पूरा का पूरा बेसिक ऑफ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पर ना 2 चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे यहाँ पर 2 चीज़ें दिखाई देती हैं। एक मुझे दिखाई देता है डायरेक्शन, एक मुझे दिखाई देता है डायरेक्शंस, और दूसरा पार्ट मुझे दिखाई देता है डिस्टेंस का। ठीक है, एक मुझे डायरेक्शन दिखाई दे रहा है और एक मुझे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो अभी फिलहाल अभी जो हमें डिस्कस करना है, जो चीज़ें हमें समझनी है वो पूरी की पूरी डायरेक्शंस को लेके समझनी है। क्योंकि अगर जब तक आपको डायरेक्शंस क्लियर नहीं होगा बच्चों, ठीक है, तब तक आपको डिस्टेंस निकाल पाना टिपिकल टास्क हो जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। और थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से समझना क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब इस लेक्चर में बेसिकली मैंने ये सारी चीज़ें कवर की हैं। आप लोगों को मैं पढ़ के ही बताता हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि सबसे पहले हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे बेसिक लेवल फॉर द बिगिनर्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत ही बेसिक होंगे। अगर मैं बैंक के एग्जाम की बात करूं तो शायद वो पूछे भी ना जाए, बट कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। अब जो प्री की बात करूं अगर मैं, तो वहां पर ये वाला जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है ये है मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, तो मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस जो है ना, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एसबीआई देख लो, चाहे आप आईबीपीएस देख लो। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देखो, इवन आप अगर एसएससी में भी देखते हो तो उसमें ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस जो होते रहते हैं, बेसिकली यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एडवांस क्वेश्चंस की अगर बात करूंगा ना मैं, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन प्री में नहीं पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्योर डिपेंड करते हैं आपके मेंस के ऊपर। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्शंस एंड इट्स फॉर्मेट। ठीक है, हमें यह समझना है कि डायरेक्शंस कितने टाइप की होती है और कितने प्रकार की होती है, और उन डायरेक्शंस के बीच में एंगल जो बन रहे हैं वो किस तरीके से एंगल का डिजाइन हुआ है। दूसरा, हमें जो हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करूं मैं, तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एंगल बेस्ड क्वेश्चन। अब ये क्या चीज होती है, जब मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा ना तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि एंगल बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोलता है कि रवि जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, 450 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूम गया, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। अब फाइनल क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसका जो फेस होगा ना वो किस डायरेक्शन में होगा। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर निकालना होगा इसमें। ठीक है, दूसरा हमें समझना है कंसेप्ट ऑफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या कंसेप्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट टर्न। ठीक है, देखो अगर मैं राइट टर्न की बात करूं ना, तो राइट टर्न बंदा ऐसे ही तो लेगा, राइट टर्न ऐसे ही तो लेगा, तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर लेफ्ट टर्न बंदा कोई लेगा तो वो इसी तरीके से तो लेगा, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, क्लॉकवाइज क्यों आया इसमें, क्लॉकवाइज क्यों आया, देखो एक बात समझो। मान मान लो सपोज ये आपकी मिनट हैंड है। ठीक है, इसका जो मूवमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, ऐसे ही तो होता है ना, इस तरीके से तो होता है ना इसका मूवमेंट। तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। और अगर इसका मैं उल्टा मूवमेंट कराऊंगा, जो मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। और क्लॉकवाइज को मैं राइट भी बोल सकता हूं, क्लॉकवाइज को मैं राइट भी बोल सकता हूं, एंटी क्लॉकवाइज को मैं लेफ्ट भी बोल सकता हूं। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब देखो हमें जो आगे क्वेश्चंस करने होंगे वो करने होंगे डायरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हैंड्स ऑफ द क्लॉक। क्लॉक की सुइयों का डायरेक्शन दे देगा, किसी एक सुई का डायरेक्शन देगा, पूछेगा बताओ भैया दूसरी सुई का डायरेक्शन क्या है, तो उसको बोलते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन हैंड्स ऑफ द क्लॉक। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो आएगा कंसेप्ट ऑफ शेडोज। ठीक है,
परछाई पर आधारित प्रश्न, शेडो पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें। अब इसमें क्या बोल रहा है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा है। अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में, कि डिस्टेंस भी कैसे निकालनी है, क्या प्रोसेस है उसका, उस तरीके से हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। आगे चल के आपको पढ़ना होगा कोडेड डायरेक्शन और पजल ऑन डायरेक्शन। ठीक है, कोडेड डायरेक्शन और पजल ऑन डायरेक्शन। ध्यान ये रखना है हमें कि ये जो पार्ट है हमारा, ये थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड है, प्री में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो प्री में उतना क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपको। जैसे आईबीपीएस एग्जाम की बात करूं मैं, तो आप जानते हो कि आपके पास सिर्फ 20 मिनट होता है, 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं। तो उस केस में आपके पास ना क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी करने से कोई फायदा तो है नहीं, वो बच्चा कर ही नहीं पाता उसको, और ना वो एग्जाम ओरिएंटेड है। बट अगर मेंस की बात करूंगा ना, तो मेंस में फिर आपके पास टाइम अच्छा खासा है, और फिर जानते हो कट ऑफ भी जो है एक नॉमिनल रहती है, एवरेज कट ऑफ रहती है, आपको बहुत हाइक पे नहीं जाना है, एक स्टैंडर्ड कट ऑफ है। ठीक है, तो टाइम भरपूर मिलेगा आपको उस पर क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यही होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मुझे ये बता दो कि डायरेक्शंस कितनी होती हैं, डायरेक्शंस कितनी होती हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर जो मेजर डायरेक्शंस होती हैं, जो प्रमुख दिशाएं होती हैं, वो होती है 4 टाइप की। कौन कौन सी? उसको मैं शॉर्ट में न्यूज़ बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ उसको? न्यूज़ बोल देता हूँ मैं। न्यूज़ का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ये 4 टाइप की मेजर डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं मैं कि सब डायरेक्शंस कितनी होती हैं बच्चों, तो ध्यान रखना सब डायरेक्शंस भी अपने पास 4 होती हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से डिजाइन किया होता है, क्या प्रोसेस होता है, मैं आगे चल के पूरा इसको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि ये बताओ टोटल डायरेक्शंस कितनी है, तो टोटल डायरेक्शंस अगर पूछेगा तो शायद आप उसका आंसर मुझे बोलोगे कि सर मेजर डायरेक्शन को जोड़ लो, और किसको जोड़ लो, प्लस सब डायरेक्शंस को जोड़ लो। ठीक है, तो मेजर डायरेक्शंस 4, सब डायरेक्शंस 4, आप बोलोगे कि सर टोटल डायरेक्शंस वो होती है 8। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, 8 डायरेक्शंस नहीं होती हैं, टोटल डायरेक्शंस होती है 10। कितने डायरेक्शंस होती हैं टोटल? टोटल डायरेक्शंस अपने पास जो होती हैं वो होती हैं 10। ठीक, बट हाँ, एक चीज और यहाँ पर समझने लायक चीज है, जो 10 डायरेक्शंस होती है ना, ठीक है, उसको समझो वो कैसी निकल के आती है। जैसे मान लो सपोज कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आपका जमीन पे चलता है, वो सिर्फ और सिर्फ इन 4 मेजर डायरेक्शन में चल सकता है और 4 सब डायरेक्शन में चल सकता है। लेकिन अगर कोई भी चीज उड़ने वाली है, सपोज ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर हवा में ट्रेवल कर सकता है। अब ये उन 4 में तो चलेगा ही चलेगा जिसमें मैं चल रहा हूँ, ठीक है, प्लस 2 डायरेक्शन इसके पास प्लस और है, ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो 10 डायरेक्शन का कंसेप्ट होता है ना, वो 3D कंसेप्ट होता है, वो 3 डायमेंशनल होता है, वो 3 डायमेंशनल होता है वो। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल डायग्राम हम लोग कॉपी और पेन कॉपी पे बना नहीं सकते हैं, इसीलिए हमारे पास कितने डायग्राम पढ़ना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है 8 डायरेक्शन। और जो मैंने अभी बोला है वो यहाँ पर ना मैंने डिटेल में लिख भी दिया है। एनी ऑब्जेक्ट विच मूव्स ऑन ग्राउंड विल ट्रेवल ओनली 8 डायरेक्शन, बट एन ऑब्जेक्ट विच इज फ्री टू मूव इन स्पेस कैन ट्रेवल 10 डायरेक्शन बिकॉज इट कैन मूव अप एंड डाउन। अभी मैंने समझाया आपको, ये मार्कर अप एंड डाउन भी ट्रेवल कर सकता है, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ 10 डायरेक्शन डायग्राम ऑन पेपर। आप 10 दिशाओं का डायग्राम पेपर पर नहीं बना सकते हो। ठीक है, इसीलिए हमारे सिलेबस में कितने डायरेक्शंस के बारे में पढ़ना पड़ता है? 8 डायरेक्शंस के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप ये जो 8 डायरेक्शंस और 10 डायरेक्शंस है, ये आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखो, सबसे पहले मेरी बात सुनना ध्यान से, ये चैप्टर तब तक इनकम्प्लीट है जब तक कि आप डायरेक्शन का डायग्राम आप बना नहीं पाते हो। ठीक है, डायरेक्शन का डायग्राम जब तक बना नहीं पाओगे वो चैप्टर इनकम्प्लीट रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये बताओ भाई, ये बताओ
कि ये वाली वैल्यू मेरे साउथ है, ठीक है, ये वाली वैल्यू मेरी साउथ है। आपको बताना है ये सारी डायरेक्शंस जो होंगी ये कौन सी डायरेक्शंस होंगी, ठीक है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जब कभी भी नॉर्थ आपको मालूम हो, नॉर्थ अगर मालूम है, ठीक है, नॉर्थ अगर मालूम है तो ध्यान रखना नॉर्थ के अपोजिट हमेशा कौन होता है, साउथ होता है। नॉर्थ के अपोजिट हमेशा कौन होता है, साउथ होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको ईस्ट मालूम है, अगर आपको पूरब मालूम है, तो पूरब का अपोजिट हमेशा कौन होता है, पश्चिम होता है, यानी वेस्ट होता है। तो मुझे एक चीज तो ये क्लियर है कि नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, बट देखो प्रॉब्लम कहाँ पर आने वाली है। जैसे मैंने ये साउथ बना दिया है ना, अब अगर मैं यही वाला कंसेप्ट अप्लाई करूं तो मेरे सामने अगर ये साउथ है तो साउथ का अपोजिट हमेशा कौन होता है, हमेशा नॉर्थ होता है, ठीक है। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे साउथ और नॉर्थ तो मालूम चल चुका है, लेकिन अब ये मुझे जानना है कि ईस्ट और वेस्ट कहाँ पर होगा, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट कहाँ पर होगा, ये चीज मैं कैसे पता करूंगा। तो यहाँ पर ना ईस्ट जानने के लिए आपको एक चीज ये समझना जरूरी है कि आप कभी भी अगर नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज की तरफ मूव करते हो, नॉर्थ से कभी भी क्लॉकवाइज की तरफ मूव करते हो, कितने डिग्री, 90 डिग्री, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, ईस्ट मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, ईस्ट मिलेगा। और अगर अगर मुझे ईस्ट मालूम है अब की बार, मुझे नॉर्थ नहीं मालूम है, मुझे क्या मालूम है अब की बार, मुझे ईस्ट मालूम है, तो एक बात बताओ, जैसे सपोज आप अपने घर से मार्केट जाते हो तो आप राइट टर्न लेके जाते हो, अपने घर से मार्केट आप जाते हो तो राइट टर्न लेके जाते हो, और मार्केट से जब घर आओगे तो कौन सा टर्न लोगे, तो आपको फिर लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। यही कंसेप्ट इसमें अप्लाई करो, अगर नॉर्थ मालूम है तो नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने पे ईस्ट आ जाएगा, और ईस्ट से, और अगर हमें ईस्ट मालूम है तो हमें 90 डिग्री क्या चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर नॉर्थ मालूम है तो साउथ अपने आप मालूम चल जाएगा, और अगर नॉर्थ मालूम चल चुका है तो हमें ईस्ट भी मालूम चल जाएगा, और ईस्ट मालूम चल गया तो फिर वेस्ट भी मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे डायग्राम बनते हैं। और अगर मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन को समझा के दिखाऊं बच्चों, तो ध्यान से मेरी बात समझो, देखो साउथ और नॉर्थ की तो पोजीशन नोन हो चुकी है, अब मुझे पता करना है कि ईस्ट कहाँ पर होगा। तो मैंने अभी समझाया था कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलने पर, भाई क्लॉकवाइज यही तो होगा, घड़ी की दिशा में चलना है हमें, ठीक है, नॉर्थ से घड़ी की दिशा में चलना है, कितने डिग्री, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो है, ये सारी वैल्यू कितने डिग्री की है, 90 डिग्री की तो है। तो यहाँ से 90 डिग्री जब आप चलोगे तो आपको ईस्ट मिलेगा, और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। बहुत बारीकी से चीज़ों को समझो, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। अच्छा यही चीज़ें मैंने इसमें मेंशन भी कर दी है, आप चाहो तो इसको बैठ के आराम से नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। अब जैसे यही क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन को हम हिट करने की कोशिश करते हैं। इसने बोला कि यदि उत्तर ज्ञात है, इसने ये बोला कि अगर आपको नॉर्थ मालूम है तो फिर आप सारी दिशाओं के बारे में मालूम करके दिखाओ, दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि नॉर्थ अगर मालूम हो जाता है तो नॉर्थ का अपोजिट हमेशा कौन होता है, साउथ होता है, नॉर्थ का अपोजिट हमेशा कौन होगा, साउथ होगा। और नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पे हमेशा हमें कौन मिलता है, हमेशा हमें ईस्ट मिलता है, ठीक है, हमेशा कौन मिलता है, ईस्ट मिलता है। और ईस्ट का अपोजिट हमेशा क्या होता है, ईस्ट का अपोजिट हमेशा वेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको एक चीज़ की प्रॉब्लम ये आ सकती है कि मेरे मुंह से बार बार कभी दाएं और बाएं निकलेगा, तो दाएं और बाएं का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो अगर मेरे मुंह से दाएं बाएं निकले तो परेशान मत होना, अपना राइट वाला हैंड उठाना और इस तरीके से इमेज बना के देखना, इस तरीके से इमेज, और देखो ये इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट बन रहा है, ये कौन सा अल्फाबेट बन रहा है इंग्लिश का, ये डी बन रहा है,
स्मॉल डी मतलब दाएं, दाएं मतलब राइट। क्लियर है? ऐसे इसको उठा के देखना, इसको उठा के देखना, यहाँ से क्या बन रहा है तुम्हारा, यहाँ से स्मॉल बी बन रहा है, तो स्मॉल बी का मतलब क्या होगा, बाएं। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, इसी को अप्लाई कर लेना। ठीक भाई, किसी से भी एड्रेस पूछोगे तो जाहिर सी बात है वो आपको दाएं और बाएं के ही फॉर्मेट में एड्रेस बताएगा। कोई इतना वो नहीं है कि आपको बोलेगा गो 100 मीटर स्ट्रेट, टेक अ राइट टर्न, देन गो 50 मीटर, टेक अ लेफ्ट टर्न। ऐसा कोई नहीं बताता, सब दाएं और बाएं के फॉर्मेट में ही एड्रेस बताते हैं। तो वहां पर ये कर लेना, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी इस तरीके से, और एक दो बार करोगे तो चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, है ना। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम लोग कि आगे हमें क्या समझना है। ठीक है, अब फिर से एक क्वेश्चन ये देखो, अब एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर आपको पश्चिम मालूम है, अब की बार क्या मालूम है मुझे, अब की बार मुझे पश्चिम मालूम है, ठीक है, मुझे अब की बार वेस्ट मालूम है, मुझे अब की बार वेस्ट मालूम है। तो मेरे से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर आपको वेस्ट मालूम है तो सारे डायग्राम बताओ कहाँ कहाँ पर होंगे, सारे जो डायरेक्शंस होंगे वो कहाँ कहाँ पर होंगे। तो ध्यान रखना, अभी मैंने बताया था कि वेस्ट का अपोजिट हमेशा कौन होता है, वेस्ट का अपोजिट हमेशा ईस्ट होता है, वेस्ट का अपोजिट इज ऑलवेज ईस्ट। ठीक है, और अब मुझे ईस्ट मालूम चल चुका है, अब मुझे ईस्ट मालूम चल चुका है, तो नॉर्थ कैसे निकलेगा। अब ईस्ट से क्लॉकवाइज मत चले जाना, बात समझ में आ रही है। ठीक है, ईस्ट से क्लॉकवाइज नहीं जाना है हमें नॉर्थ के लिए, हमें जाना है ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, हमें जाना है ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तब हमें नॉर्थ मिलेगा, तब हमें नॉर्थ मिलेगा। और अगर हमें नॉर्थ मालूम चल चुका है तो नॉर्थ का अपोजिट आपको मैंने बताया था क्या होगा, हमेशा साउथ होगा, और यही यहाँ पर इसको मैंने समझा भी रखा है। ठीक है, तो आई होप इस तरीके से क्वेश्चन का डायग्राम बनाने का कंसेप्ट जो है वो पूरा का पूरा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा देखो, अब यहाँ पर ना आपके सामने जो डायग्राम होता है डायरेक्शन का, ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो कि टोटल डायरेक्शंस जो होती हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि 10 डायरेक्शन होती है, बट पढ़ना हमें 8 के बारे में है। तो ये 8 डायरेक्शंस जो है ना, ये किस तरीके से इनका अलाइनमेंट है उस चीज़ को समझना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी नॉर्थ को कहाँ माना है, मैंने अभी नॉर्थ को माना है ऊपर की तरफ, मैंने नॉर्थ को माना है ऊपर की तरफ, मैंने नॉर्थ को माना है ऊपर की तरफ। आप कहीं भी मान सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नॉर्थ ऊपर ही क्यों है। ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए मैंने नॉर्थ को ऊपर मान लिया है। ठीक है, अब नॉर्थ अगर ऊपर होगा तो साउथ यहाँ पर होगा, अपोजिट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। नॉर्थ के 90 डिग्री चलने पर, क्लॉकवाइज चलने पे कौन आता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पर ईस्ट आता है, और ईस्ट का अपोजिट कौन होता है हमेशा, ईस्ट, ईस्ट का अपोजिट इज ऑलवेज वेस्ट। अब ये तो मेरी 4 मेजर डायरेक्शंस हो गई ना, 4 मेजर डायरेक्शंस हो गई। अब मुझे किसके बारे में पढ़ना है, 4 मेजर डायरेक्शंस तो मेरी हो चुकी है कंप्लीट, और इसी के बारे में अभी तक हम लोगों ने पूरा डिटेल में एनालिसिस किया था। मेजर डायरेक्शंस जो होती हैं वो तुम्हारी 4 होती हैं बच्चों। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अब हमें पढ़ना है सब डायरेक्शंस के बारे में, सब डायरेक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, सब डायरेक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो सब डायरेक्शंस भी कितनी होती हैं अपने पास, ये भी 4 होती हैं। अब देखो कैसे, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो वैल्यू है, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की वैल्यू है, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, इसी तरीके से साउथ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व दिशा। अब एक सवाल बड़ा शानदार बनता है इधर, सवाल ये बनता है कि हमने इसको नॉर्थ ईस्ट ही क्यों पढ़ा, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं पढ़ा हमने इसको, बच्चों के मन में डाउट रहता है। हालांकि देखो फर्क कोई नहीं पड़ना है, ठीक है, चाहे ईस्ट नॉर्थ पढ़ लो चाहे नॉर्थ ईस्ट पढ़ लो, डायग्राम भी सेम बनेगा, सारी चीजें वही होंगी जो होती आ रही हैं। बट
एक बात मुझे ये बताओ कि पोल्स कितने होते हैं अपने पास? अपने पास पोल्स कितने होते हैं? दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो इन्हीं पोल्स को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, इन्हीं पोल्स को हम स्टैंडर्ड मानते हैं और पहले रैंकिंग इनको देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन मुझे निकालनी है ना, तो मैंने ईस्ट नॉर्थ नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ पहले क्यों लिखा? क्योंकि पोल होता है यार ये, तो पोल की वैल्यू पहले आएगी। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर मैंने पहले क्या लिखा है? साउथ ईस्ट। साउथ पोल होता है ना, उसकी वैल्यू पहले आएगी, तो साउथ ईस्ट हो गया। यहाँ पर देखो साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन क्या होगी? साउथ वेस्ट होगी, तो साउथ पहले आएगा क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड पोल हो गया। उसी तरीके से नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो डायग्राम होगा, जो डायरेक्शन होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, नॉर्थ पोल हो गया ना, इसीलिए पहले नॉर्थ आएगा और वेस्ट बाद में आएगा। ठीक है, तो नॉर्थ और जो साउथ होते हैं ये हमारे स्टैंडर्ड पोल्स माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपने डायरेक्शंस का डायग्राम बनाना है। ठीक है तो सब डायरेक्शन क्लियर है? नॉर्थ ईस्ट हो गया जैसे, है ना, ऐसे फिर यहाँ पर साउथ ईस्ट हो गया, फिर साउथ वेस्ट हो गया, और फिर कौन हो गया? फिर नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक, अच्छा एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लो इधर। अगर मान लो मैंने नॉर्थ यहाँ पर बनाया, साउथ इधर, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, और ध्यान ये रखना है मुझे कि यहाँ पर ना नॉर्थ और ईस्ट के बीच की कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू होगी, वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट ही कहलाती है। ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर इतनी सारी वैल्यूज बना दी हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो पांचों की पांचों वैल्यूज है ना, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर काउंट होती हैं ये। तो ये परेशान मत होना कि नॉर्थ ईस्ट जो होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल बीचों बीच में होना चाहिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। ठीक है, इसकी कोई भी वैल्यू जो होगी वो नॉर्थ ईस्ट काउंट हो सकती है। ठीक है, कोई भी जो वैल्यू होगी वो नॉर्थ ईस्ट काउंट होगी, कोई भी वैल्यू। ठीक, ठीक है, अच्छा तो अभी जो हमने डायग्राम समझा है, अभी जो हमने डायग्राम समझा है, ये सिर्फ मैंने आपको ना अभी एक स्टैंडर्ड 8 दिशाओं का डायग्राम बना के दिखा दिया था, एक स्टैंडर्ड 8 दिशाओं का डायग्राम बना के दिखा दिया था। ठीक है, अब मैं ये समझता हूँ, अब मुझे ये समझना है कि जो 8 दिशाएं होती हैं ना, वो किस तरीके से एंगल वाइज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। जो 8 डायरेक्शंस है मेरी, वो एंगल वाइज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा यहीं से बनेगा आपके सामने। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पर समझना जरूरी है कि एंगल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो एक बात सुनना ध्यान से, एक बात सुनना ध्यान से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर मान लो, अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन का मेरा आंसर दो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब मैं ये डायग्राम बनाता हूँ, कौन सा डायग्राम? मैं डायग्राम बना रहा हूँ, 8 डायरेक्शंस का डायग्राम बनाता हूँ। जब मैं 8 डायरेक्शंस का डायग्राम बनाता हूँ, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मुझे ये बता दो कि वैल्यू ऑफ दिस डायग्राम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डायग्राम, वैल्यू ऑफ दिस डायग्राम, वैल्यू ऑफ दिस डायग्राम। मुझे इस डायग्राम की वैल्यू बता दो क्या होगी। अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या? तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इस डायग्राम की। ठीक है, तो इस डायग्राम की जो वैल्यू होती है वो होती है 360 डिग्री। कितनी होती है? 360 डिग्री इसकी वैल्यू होती है। देखो कितने राइट एंगल दिख रहे हैं मुझे इधर, कितने राइट एंगल दिख रहे हैं मुझे? दिख रहे हैं 4 राइट एंगल। एक, एक ये रहा, ऐसे ही दूसरा दिखेगा, ऐसे ही तीसरा दिखेगा, और ऐसे ही चौथा दिखेगा। तो कितने राइट एंगल हो गए अपने पास? अपने पास 4 राइट एंगल हो गए, जिसकी वजह से इसका सम जो करोगे तो कितना बनेगा? 360 डिग्री इसका सम बन जाएगा। तो इस डायग्राम की वैल्यू 360 होती है।
अब सवाल ये उठता है कि क्या ये 360 डिग्री जो है, क्या ये और स्मॉल पार्ट में ब्रेक है? क्या ये और स्मॉल पार्ट में ब्रेक है? क्या इसको और स्मॉल पार्ट में ब्रेक किया है? क्या इसको और स्मॉल पार्ट में ब्रेक किया है? तो जवाब होगा हाँ। देखो कैसे, इस पूरे की वैल्यू कितनी है? इस पूरे की वैल्यू है 360 डिग्री, है ना? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बता दो ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, ये वाला एंगल, ठीक है, तो क्या जवाब दोगे आप लोग? भाई ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का है, ठीक है, इतनी बात मुझे क्लियर है, ये एंगल 90 डिग्री का है। अब ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये एंगल आपका है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हर छोटे छोटे जो एंगल्स हैं वो 45 डिग्री के हैं? क्या मैं ये कह सकता हूँ? तो ध्यान रखना, 45 डिग्री के टोटल 8 बार एंगल बनेंगे। तो 45 इंटू 8 करोगे तो यू विल गेट अगेन 360 डिग्री। दोबारा से कितने डिग्री मिल जाएंगे? 360 डिग्री मिल जाएंगे दोबारा से। तो 45 के छोटे छोटे जो एंगल होते हैं वो 8 बार मिलते हैं। 90 की अगर बात करूं मैं, 90 डिग्री की अगर बात करूं, तो 90 डिग्री आपको कितनी बार मिलेंगे डायग्राम में बताओ? 90 डिग्री आपको 4 बार मिलेंगे। कितनी बार मिलेंगे? 4 बार मिलेंगे। इनका भी सम देखो कितना बन जाएगा, 360 डिग्री बन जाएगा। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि आप कैसे भी सम करोगे, सम हमेशा कितना बनेगा? 360 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब अगर ये 45 है, ये 90 है, तो सवाल ये उठता है कि नॉर्थ से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू कितनी होगी? तो देखो 90 तो मैं मूव किया ही था, 90 तो मूव करना ही है। और कितना मूव करना है मुझे? और सिर्फ 45 डिग्री मूव करना है ना। तो मैंने कितना मूव किया? मैंने मूवमेंट कितनी की? मैंने मूवमेंट की 90 प्लस 45, मतलब कितना हो गया? 135 डिग्री की मूवमेंट की मैंने, ठीक है। 135 डिग्री का मैंने मूवमेंट किया है यहाँ पर। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल बताओ भाई, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, तो क्या आंसर दोगे आप लोग? ये वाला एंगल अगर पूछूंगा तो आप बोलोगे सर 135 तो आप चले ही थे, और कितना मूव किया मैं? और मूव किया मैं 45 डिग्री। तो मैंने मूवमेंट किया है 180 डिग्री का मूवमेंट किया है। कितने का मूवमेंट किया मैंने? 180 डिग्री का मूवमेंट किया है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं मूव करता हूं नॉर्थ से मूव कर रहा हूं कहां तक मैं? साउथ वेस्ट तक मूव करता हूं। नॉर्थ से मूव करता आया मैं साउथ वेस्ट तक, तो मैं कितना मूव किया? भाई 180 तो चला ही था, 180 तो चला ही था, प्लस और कितना चलना पड़ा मुझे? और 45 चलना पड़ा। तो वैल्यू कितनी जनरेट हो गई? 225 डिग्री। कितनी जनरेट हुई? 225 डिग्री, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछे कि ये बताओ यहां से लेके वेस्ट तक का डायग्राम का, वेस्ट तक के डिस्टेंस का, डायरेक्शन का कितना आंसर होगा नॉर्थ से वेस्ट तक का? तो आप बोलोगे सर 225 तो आप मूव कर ही चुके थे साउथ वेस्ट तक, आप और कितना मूव कर जाओ? 225 प्लस 45 डिग्री और मूव कर जाओ, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? 270 डिग्री। 270 डिग्री। देखो यही चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है सारी, कुछ अलग नहीं है। अगर उस डायग्राम में प्रॉब्लम पड़ रही हो तो इस डायग्राम की भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अब अगला सवाल ये उठता है कि अगर कोई आदमी नॉर्थ से मूव करता है और वो मूव कर रहा है नॉर्थ से लेके कहाँ तक? नॉर्थ वेस्ट तक मूव किया। आपकी बार मैंने मूव किया है नॉर्थ से लेके नॉर्थ वेस्ट तक मूव किया है। तो सवाल ये उठता है कि कितना एंगल बना होगा? तो आप आंसर दोगे, बोलोगे सर 270 डिग्री तो आप वेस्ट तक चल ही चुके थे, और आपको कितना चलना पड़ेगा? 45 डिग्री और चलना पड़ेगा। तो वैल्यू कितनी बनेगी? वैल्यू बनेगी 315 डिग्री। वैल्यू कितनी बनेगी? 315 डिग्री, ठीक है। अब अगर कोई बंदा अब अगर कोई बंदा नॉर्थ से मूव किया,
नॉर्थ से मूव किया और नॉर्थ पे ही वापस आ गया, ठीक है, यदि कोई आदमी नॉर्थ से मूव करता है और नॉर्थ पे ही वापस आ गया तो उसने कितने का एंगल बना दिया? आप बोलोगे सर उसने जो एंगल बनाया है वो बनाया कितने डिग्री का? 360 डिग्री का एंगल बना दिया उसने, 360 डिग्री का एंगल बना दिया। या चलो इसको एक चीज और कह सकते हैं, इसको हम 0 डिग्री भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। भाई आप जहां से चले थे आप वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो चाहे 360 डिग्री कह लो चाहे 0 डिग्री कह लो, इक्वल सी बात है वो, ठीक है। यहाँ पर इतनी बात क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि जब मैंने मूवमेंट कराया है, जब मैंने मूवमेंट कराया है बच्चों, तो मैंने सारा का सारा जो मूवमेंट कराया है ना वो नॉर्थ को सेंटर मैंने माना है। मैंने बेस किसको माना है? मैंने बेस माना है, मैंने बेस माना है नॉर्थ को, ठीक है। मैंने बेस किसको माना है? मैंने नॉर्थ को बेस माना है। और जितने भी मैंने एंगल लिखे हैं यहाँ पर, जितने भी मैंने एंगल लिखे हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखना वो सारे के सारे एंगल जो लिखे हैं ना मैंने, वो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखे हैं। किस डायरेक्शन में लिखे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने लिखे हैं। भाई मैं ऐसे ही तो मूव कर रहा हूं अभी, ऐसे ही तो मूव किया हूं, तो उसके हिसाब से ये वाले एंगल्स होंगे। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो एंगल कुछ और बन जाएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर? तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को जरूर ध्यान रखना, यहां से गड़बड़ी मत करना, ठीक है। अब सुनो, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, एक क्वेश्चन का मेरे आंसर दो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट यहाँ पर होगा। नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पे ईस्ट आता है, ईस्ट का अपोजिट क्या होगा? हमेशा वेस्ट होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मुझे ये बता दो नॉर्थ एंड, नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच का एंगल कितना होगा? इसके बीच का आपको एंगल बताना है कितना होगा, कितना एंगल होगा? वेरी गुड, बताओ। तो जितने बच्चे 270 डिग्री कह रहे हो वो सबके सब गलत हो। जितने लोग 270 डिग्री कह रहे हो वो सबके सब गलत हो, ठीक है। चलो अब आपके मन में आया होगा 270 डिग्री चलो गलत है, तो एक काम कर लेते हैं 90 डिग्री ले लेते हैं। अब ध्यान रखना 90 डिग्री भी गलत है यार, इसी चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखा जाए तो ये दोनों आंसर वैलिड है, देखा जाए तो दोनों आंसर इनवैलिड है, ठीक है। देखो वैलिड कब होता है ये? वैलिड कब होता? वैलिड तब होता जब आप ये बोलते कि सर 270 डिग्री जब आप नॉर्थ से वेस्ट की तरफ मूव करते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब आप नॉर्थ से वेस्ट की तरफ मूव करते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब जाके 270 डिग्री मेरा आंसर बोलोगे तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, बोलूंगा हाँ ठीक है। और सिमिलरली जब आप बोलोगे कि सर जब आप नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हो, नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आओगे तो आपका ना 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो मैं ये बात एक्सेप्ट कर लूंगा। बात समझे कि नहीं? लेकिन मान लो सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा होता और ये वाला ऑप्शन दिया होता, अगर आपको मान लो ये ऑप्शन दिया होता 270 डिग्री 90 डिग्री और ये बोलता सी एंड डी, सी एंड डी का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते। मान लो ये ऑप्शन दिया होता, एक केस और बना रहा हूं, मान लो ये ऑप्शन दिया होता, यहां पर लिख देता आइदर 270 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तब मुझे किस ऑप्शन को टिक करना पड़ता? इस केस में तो यही वाला आंसर टिक होता भाई, इस केस में तो यही वाला आंसर टिक होता और इस केस में ये वाला आंसर मेरा टिक होता, ठीक है, ये वाला मेरा आंसर टिक होता, ठीक। समझ में आ रहा है? तो आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ठीक है। इसके बिना मामला फिर थोड़ा बहुत गड़बड़ पड़ा रहेगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।
और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि एंगल बेस्ड क्वेश्चन यानी एंगल बेस्ड क्वेश्चन, इसी डायग्राम के बेस पे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम डिटेल में अंदर तक घुस के समझेंगे उसको। ठीक है, तो आज के लिए इसको जाके दोबारा से पढ़ना, ताकि आपको अगली बार जब आप बैठो ना तो आप ब्लैंक मत रहो। ठीक है, चीज़ों को लेके। ओके, थैंक यू सो मच।